रिकॉर्डिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताता हूँ फिर से यहाँ पर भी कि जैसे मैथ्स में भी हमें कई बार होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, बेसिक्स से चल रहे हैं, ताकि अगर किसी के पहले इकोनॉमिक्स था नहीं था, डजेंट मैटर, हमें पूरा स्टार्टिंग से करना है, बेसिक से करना है। और जैसे ही चैप्टर आपका फिनिश होगा, चैप्टर एंड होते ही आपका टेस्ट रहेगा, और उस टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना ही है। ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आईसीआई में दूसरा ऑप्शन ऑप्ट करना मतलब आफ्टर 6 मंथ्स फिर से एग्जाम देना होता है। तो इसलिए हमें 6 महीने लेट नहीं करना है। बेटर है एक बार में हम कॉन्फिडेंटली पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एग्जाम देंगे। ओके। तो आपको हर चैप्टर के बाद टेस्ट देना है। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना बेटर आपकी परफॉर्मेंस होती जाएगी। ओके, चलिए शुरू करें। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों को अपने इनपुट्स देने हैं, आंसर देने हैं। ये मत सोचना कि मेरा आंसर सही है गलत है, कोई हंसेगा कोई रोएगा, हाँ, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ अपने मन की बात आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस नोट्स आपके सामने मैंने स्क्रीन पे खोल रखे हैं। अब जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको, यूटिलिटी, इसका क्या जनरल मीनिंग लगता है? जैसे ये वर्ड आप सुनते हो, आपके कानों को क्या समझ में आता है? आपका माइंड क्या एनालाइज करता है, ये बताओ। यूटिलिटी क्या मतलब होता है? एनीवन? सर यूटिलिटी का तो होता है सर वांट सेटिस्फाइंग पावर। और सर एनालिसिस से ये पता चलता है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल को ले, वो उस कमोडिटी को पाके कितना सेटिस्फाइड हुआ है। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? यूटिलिटी का जनरल मीनिंग, कॉमन मीनिंग। सो यूटिलिटी का मतलब है वो बेसिक चीजें जो हमें रिक्वायर्ड होती है, और जब वो हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। सिंपल से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हमें बहुत जोर से भूख लगी है तो हम क्या करेंगे? कुछ भी खाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल है वो फूड हम कंज्यूम करेंगे। तो उस फूड के अंदर क्या है? उस फूड के अंदर एक पावर है जो हमारी वांट को, हमारी हंगर को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उस फूड में क्या है? यूटिलिटी है। फिर खाने के थोड़ी देर बाद में हमारा गला सूखता है, मतलब हमें प्यास लग रही है, हमें क्या इच्छा होती है? पानी पीने की इच्छा होती है। तो जैसे ही आपने एक गिलास पानी पिया है, तो वैसे ही क्या होता है? आपकी थर्स्ट सेटिस्फाई होने लग जाती है, जो आपकी प्यास है वो मिट जाया करती है। दैट मीन्स उस वाटर में भी क्या है? वो पावर है कि वो आपकी थर्स्ट को मिटा सकता है, शांत कर सकता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तो चलिए फटाफट से इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। यूटिलिटी का मतलब हो गया वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो इन शॉर्ट, किसी कमोडिटी में इतनी पावर है जो हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है। देन इट इज सब्जेक्टिव एंटिटी। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ये हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को एप्पल खाने से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है, तो किसी को बनाना से मिलता है, किसी को ग्रेप्स से मिलता है, किसी को मैंगो से मिलता है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन की चॉइसेस, टेस्ट, प्रेफरेंस, सब कुछ क्या होता है? अलग होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। तो आपको वर्ड याद रखना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि यूटिलिटी कैसा होता है? इट इज सब्जेक्टिव। देन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, दो टर्म्स अब हमारे पास में है। क्या दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है? क्या दोनों का मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों सेम है, कहीं पर भी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, यूटिलिटी लिख दो या यूजफुलनेस? तो आंसर इज नो, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। दोनों में थोड़ा फर्क है। कैसे फर्क है? जैसे किसी पर्सन को सिगरेट पीने का बहुत शौक है। जैसे ही वो पर्सन सिगरेट कंज्यूम करता है, उसको बड़ा मजा आता है, उसके लंग्स को बड़ी ठंडक पहुंचती है, पता नहीं कैसे, लेकिन पहुंचती है। तो उस पर्सन को यूटिलिटी मिल रही है किससे? बाय कंज्यूमिंग सिगरेट। लेकिन
जब हम इसको कंपेयर करते हैं यूजफुलनेस के साथ में, तो क्या सिगरेट कंज्यूम करना यूजफुल है, हमारी बॉडी के लिए काम की है? आंसर इज नो, इट इज नॉट एट ऑल यूजफुल। वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इसका मतलब जिस चीज से यूटिलिटी मिलती है वो यूजफुल हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। तो इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, तो देयरफॉर बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है। चलिए फिर अगर मैं बात करता हूं एक और आइटम, कि कोई पर्सन सुबह सुबह उठ के कोई मिल्क कंज्यूम करता है और कोई लिकर कंज्यूम करता है। अब किसको यूटिलिटी मिल रही है, मिल्क वाले को या लिकर वाले को? क्या लगता है? दोनों को सर। यूटिलिटी दोनों को मिल रही है, लेकिन यूजफुल क्या है? ओनली मिल्क इज यूजफुल एंड लिकर इज नॉट यूजफुल। तो इसलिए हम कहते हैं दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, ये दोनों सेम नहीं है। सो इसलिए नेक्स्ट लाइन में ये एग्जाम्पल लिख रखा है, एवरी हार्मफुल थिंग, इवन हार्मफुल थिंग्स लाइक लिकर, मे हैव यूटिलिटी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी हमें एथिक्स के बारे में नहीं बताती है, वो मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाती है, वो आपके पेरेंट्स की तरह नहीं है कि बेटा ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा यूटिलिटी आपको नहीं बताएगी। तो यूटिलिटी सिर्फ क्या बताएगी, आपको मजा आया कि नहीं आया। ठीक है। ओके। तो यूटिलिटी ये हमारा क्या है, एक बेसिस है, और इसके ऊपर दो अलग अलग अप्रोचेस हमारे सामने आती है। फर्स्ट अप्रोच को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। नाम याद रखना है और बहुत काम आने वाला है। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने ये प्रोपाउंड किया था, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल अप्रोच। इसका दूसरा नाम क्या है, कार्डिनल अप्रोच। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोल सकते हैं या फिर कार्डिनल अप्रोच बोल सकते हैं। और ये किसने बनाया है थ्योरी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। दूसरी थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि किसने दिया है, हिक्स एंड एलन। इन्होंने इस थ्योरी को बनाया है। कौन सी थ्योरी, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और इस अप्रोच का नाम क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में हम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एंड नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम करेंगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है। तो पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। तो उसको समझने से पहले दो मेन टर्म्स है, दो की टर्म्स है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। कौन से है दो टर्म्स? एक तो आता है आपका टोटल यूटिलिटी, और दूसरा आता है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। सो मान लेते हैं आप किसी फंक्शन में गए हैं, किसी शादी में गए हैं फॉर सम डिनर। और जब भी हम डिनर के लिए जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले अक्सर हम क्या कंज्यूम करते हैं? तो राजस्थान में तो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि सबसे पहले हम कंज्यूम करते हैं मिठाई। बाकी सब होगा बाद में, पहले किसका नंबर आता है, मिठाई का नंबर आता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, गुलाब जामुन रखा है शादी के अंदर। तो आप लोग शादी में पहुंच गए हैं, गुलाब जामुन आपके सामने है, और गुलाब जामुन का यूनिट नंबर 1। तो जैसे ही हम गुलाब जामुन का पहला पहला पीस उठाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, तो कैसा फील होता है? बड़ा मजा आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, यूटिलिटी मिल गई। तो हमने कहा लेट से फर्स्ट गुलाब जामुन हमने कंज्यूम किया, यूटिलिटी मिली 10। अब हमें लगता है अच्छा एक गुलाब जामुन तो हमने खा लिया, दूसरा भी ट्राई कर लेना चाहिए, मजा तो बड़ा आया है, बहुत टेस्टी है। तो हमने क्या किया, सेकंड एक और गुलाब जामुन कंज्यूम किया, फिर से मजा आया। लेकिन सेकंड टाइम में क्या होता है, पहले से थोड़ा सा कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम की जो हंगर होती है, फर्स्ट टाइम जो टेस्ट लगता है, वो सेकंड टाइम में उतना नहीं लग पाता। तो यूटिलिटी तो हमें मिलेगी, लेकिन पहले से थोड़ी कम। तो हम क्या बोलेंगे, 8 की यूटिलिटी हमें मिल गई। थर्ड यूनिट एक और हमने कंज्यूम किया, तो कितना हुआ, 6 का यूटिलिटी मिला। फिर फोर्थ हमने और कंज्यूम किया, 4 का यूटिलिटी। पांचवा एक और कंज्यूम कर लिया। अभी तक हमें यूटिलिटी कंटिन्यूअसली मिलती जा रही है, हम उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। लेकिन
जैसे ही हमने 6 यूनिट कंज्यूम किया, हमें इस बार पता लगा कुछ मजा आया ही नहीं, टेस्ट आया ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, 0 मार्क्स, मतलब 0 यूटिलिटी। तो जैसे ही 6 यूनिट आपने कंज्यूम किया, क्या लगा, मजा नहीं आया, और हमने बोला यूटिलिटी इज 0 दिस टाइम। और उसके बाद जैसे ही आपने 6 गुलाब जामुन फिनिश कर लिए, आप आगे बढ़ने लगे, वैसे ही जिन्होंने आपको इनवाइट किया था, वो उसका पूरा बोल लेके आते हैं, और वो क्या करते हैं, मनवार, राजस्थान में मनवार बहुत ज्यादा होती है, मतलब आपको थोड़ा सा फोर्स करते हैं मिठाई खाने के लिए। तो वो एक मिठाई का पीस और जबरदस्ती आपको खिलाने की कोशिश करते हैं, मतलब 7th यूनिट। आपने बड़ा मना करने की कोशिश की, वो नहीं माने, जबरदस्ती उन्होंने खिला ही दिया, एक तो मेरी तरफ से खाना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपने कंज्यूम किया, आपको मिल गई क्या, नेगेटिव यूटिलिटी। मतलब नेगेटिव यूटिलिटी यूटिलिटी। नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो सकता है, आपने कंज्यूम तो कर लिया, कंज्यूम करने के बाद आपका पेट दर्द चालू हो गया, या फिर वो सारा के सारा रिवर्स आ गया। रिवर्स आ गया, ये समझ सकते हैं हम, बारह बाहर आने लग गया। सो यूटिलिटी शुरुआत में क्या थी, पॉजिटिव, फिर एक पॉइंट आया, तब ये हो गई 0, एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स नेगेटिव, उसके बाद ये नेगेटिव हो गई। सो ये जो हमने यूटिलिटी लिखी है, ये लिखी हमने इंडिविजुअल यूनिट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। सो इट इज नोन एज MU, मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज यूटिलिटी फॉर ईच एंड एवरी सिंगल यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब आता है पॉइंट हमारा किसका, टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी का मतलब एक तरह से होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जैसा हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेम टू सेम आपको वैसे यहाँ पे करना है। जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको कितना यूटिलिटी मिला है, 10 का। देन सेकेंड यूनिट, तो 10। इसका मतलब है अप टू सेकेंड यूनिट तक कितना मिला है, तो 10 + 18। 18। Then up to third, 18 + 6, 24। 24. Then fourth unit में 28। 28, 8. Then 30, 30, 30 सर। 30, and again 20, 28. 28। 20। ये निकल 28। गया आपका क्या, टोटल यूटिलिटी। तो ये एग्जाम्पल समझ आया सबको? यस Yes, सर। sir. ओके, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? सर नहीं यहाँ sir. पे आप मार्जिनल यूटिलिटी 1 से 10 और 2 से 8 ऐसे कैसे मेजर कर सकते हैं सर? नंबर में कैसे मेजर करते हैं, ओके, उस पर भी हम अभी आएंगे कि ये नंबर हमने कैसे लिखे हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया कि हमने MU से TU कैसे निकाला है? हाँ वो समझ में आया। ओके, ठीक है। नंबर हम ये कैसे लेके आते हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो अब इसी चीज को हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर। तो जो हमने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, उसकी 1 by 1 यूटिलिटी को हमने क्या किया है, ऐड किया है, टू टू अचीव टोटल यूटिलिटी। तो फर्स्ट MU, फिर सेकंड MU, थर्ड MU एंड सो ऑन, सारे MU को आप जब आप ऐड करेंगे, देन यू गेट द टोटल यूटिलिटी। देन अब उल्टा चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में MU नहीं दे रखा है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, यूनिट एंड देन TU दे रखा है, तो TU की हेल्प से आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट का तो ऑलवेज ये सेम ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट कैसे निकालेंगे आप, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ TU सेट, 10। 18 - 10. यस, TU2 and TU1 का डिफरेंस, तो 18 - 10 becomes 8। Similarly 24 - 18, 6, then 28 - 24 is 4, then 2, 0, -2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का जो आप डिफरेंस निकालते हैं, उससे क्या आता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो हमें कितना एडिशनल यूटिलिटी मिलेगा, दैट इज सिंपली नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी।
ठीक है, तो पर यूनिट यूटिलिटी कह सकते हैं किसको, मार्जिनल यूटिलिटी को, एमयू को। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, mu इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस -1। 1 यूनिट्स। अब इधर एक और मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिख देता हूं, आपको उसका आंसर बताना है। यूनिट्स 1 2 3 4 mu एंड tu। तो पहले मैंने फर्स्ट में लिखा है mu के अंदर 100, तो आपको बताना है tu कितना होगा। 100 सर। 100। 100 फिक्स है कि फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम होते हैं। अब सेकंड के अंदर मैंने tu के अंदर लिख लिया है 170, तो mu कितना सर होगा, 70। 70। 70। 70 हो जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट के अंदर लिखा है mu इज 50 एंड यहाँ पे लिखा है 30। आपको सर कैलकुलेट 220 हो जाएगा क्यू। टी टोटल यूटिलिटी, तो 220 220 and 50। एंड लास्ट के लिए 250। परफेक्ट, चलो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको सब में 1 का गैप दे रखा है, लेकिन कभी अगर गैप 1 से ज्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, TUN माइनस अब देखो मैंने डिवाइड बाय यूनिट। ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल का क्या Change मतलब in होता total utility upon change है, in यस, quantity। Change ट्रायंगल का in मतलब total। होता है चेंज, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो कैसे अप्लाई करते हैं हम इसको, ये भी समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे, यूनिट्स 1 एंड टोटल यूटिलिटी है हमारे पास 200, देन 3 पे हम लिख लेते हैं टोटल यूटिलिटी इज 500। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या करेंगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना चेंज हुआ, तो 500 300 डिवाइड बाय 2 सर 200, 150। yes, 150। divided by change in quantity, तो 3 minus 1, तो योर आंसर इज 150। तो ये आ गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये दो मेन फॉर्मुलेज बन गए आपके। फर्स्ट वन इज TUN माइनस TUN माइनस 1 एंड सेकेंड हो गया आपका डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। तो दीज आर द टू फॉर्मुलाज फॉर MU। ओके, अब आता है हमारे पास जो इस चैप्टर का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस व्हिच वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। नेम हमेशा याद रखने हैं आपको, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की है, एल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा बोला है कि हर कंज्यूमर क्या करता है, उसके पास पैसे होते हैं, मनी इनकम होती है, और उसको वो स्पेंड करता है किस पे, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पे। लेकिन वो कंज्यूमर कैसे स्पेंड करेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो कोई भी अपना पैसा कैसे खर्च करता है, कि हम पैसा वही खर्च करते हैं जहां पे हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, अदरवाइज हम पैसा खर्च नहीं करते हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर निकल चुके हैं, आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज है, अब अगर कोई आपको मार्केट में लाइक कोई किसी आपने शॉप पे विजिट किया, अब शॉप पे विजिट किया, आपको टी शर्ट आपने चेक किया, पसंद आ भी रहा है लेकिन इतना मजा नहीं आया। 1000 रुपीज का टी शर्ट है, आपके पास 1000 रुपीज भी है, लेकिन उतना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या हम परचेज करेंगे, नो, हम उसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि हमें उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही हमें कोई दूसरा टी शर्ट इतना जबरदस्त पसंद आ गया, तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, 1000 रुपीज पे करके उसको परचेज कर लेंगे। दैट मीन्स जहां पर हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हम वो चीज परचेज करेंगे, और जहां सेटिस्फैक्शन कम है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम उसको छोड़ देंगे। तो ये थ्योरी पे बेस्ड है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब पूरे इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है, वो क्या है, अजम्पशन। तो बहुत सारी अजम्पशंस होती है हमारे पास में पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वो अजम्पशंस क्या है,
तो इस चैप्टर के अंदर और इस टॉपिक के अंदर भी कुछ assumptions हैं. So let us understand those assumptions. तो assumptions of marginal utility analysis. पहली assumption क्या है? द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी. तो जो कि हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसमें गुलाब जामुन के अंदर नंबर्स भी लिखे थे कि ये हमारा क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, और 10 देन 8 देन 6 एंड सो ऑन. तो ये हम नंबर कैसे लेके आए हैं? तो वो नंबर सिंपली क्या है, एक अजम्पशन है. दैट नंबर इज सिंपली एन अजम्पशन. तो पहले इस पॉइंट को पढ़ते हैं फिर समझते हैं. द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी. इस कार्डिनल का मतलब होता है कि हम यूटिलिटी को नंबर में लिख सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं. तो यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल. अब जैसे ही हम ये पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये नंबर मिलेगा कैसे. तो क्या, सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है आपने गुलाब जामुन कंज्यूम किया और एक नंबर बार आया 10? ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि जैसे ही हमने गुलाब जामुन खाया एक मुंह से नंबर 12 आएगा, ओके 10. सेकेंड टाइम कंज्यूम किया, इस बार नंबर आ गया 8. नो. तो ऐसा तो नहीं होता. तो फिर ये नंबर कैसे आता है? तो ये नंबर हम अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से हम दे देते हैं. तो जैसे आपने 10 में से हम कई बार मार्क्स देते हैं. आपने कोई मूवी देखी और बोला यार 10/10 मूवी है. कई में आपने बोला कि 6/10 मूवी है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं हम अपने हिसाब से. तो हमारे पास वो 6/10 कैसे आया? हमने कुछ मूवी में देखा और उसके हिसाब से एनालाइज किया. सेम थिंग, गुलाब जामुन का टेस्ट आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आपने बोला नंबर 10. उसके बाद कम मजा आया तो आपने बोला नंबर 8. दैट मीन्स ये नंबर प्योरली क्या है, अजम्पशन है. और इसीलिए हमने इसको हमारे फर्स्ट पॉइंट में रखा है कि यूटिलिटी मेजरेबल है और वो नंबर हम सिंपली अज्यूम करते हैं. ठीक है. अब उसके बाद कौन आए, एक और इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है AC पिगू. उन्होंने क्या बोला कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. मनी की हेल्प से भी हम उसको मेजर कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कि मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी वाज गिवन बाय. आंसर इज AC पिगू. इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे हम किसी दुकान के अंदर गए टी शर्ट परचेज करने के लिए. अब आपने बाहर से टी शर्ट को देखा, टी शर्ट आपको पसंद आया. ठीक है. अब जब हमने बाहर से उसको देखा, हमने मन में गैस कर लिया कि अगर इसकी प्राइस अप टू ₹1000 है, 1000 रुपए तक है, तो मैं इसको परचेज कर लूंगा. अगर 1000 से ज्यादा है तो फिर हम इसको परचेज नहीं करेंगे. तो हमारे माइंड में क्या है, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ 1000 के बराबर हमारे माइंड में उसकी वर्थ है. अब जैसे हम परचेज करने गए, पता चला वो टी शर्ट तो सिर्फ 800 रुपए का ही है. तो हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स परचेज कर लेंगे. और कितना पे करेंगे, 800 या 1000? सर 800। 800। 800। 800. लेकिन हमने सोचा तो कितना था कि 1000, कि 1000 रुपए भी अगर वो शॉपकीपर बोलता तो हम पे कर देते. सो वॉट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, जितना हम पे करने को रेडी हैं वो बन जाता है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी. तो इस 1000 को हम क्या बोल देंगे, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी. और इसके अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. तो ये बात बोली है AC पिगू ने. लेकिन अगर सर टी शर्ट 1200 रुपए का होता तो ऑफ कोर्स हम परचेज नहीं करते, क्योंकि हमारे माइंड में यूटिलिटी 1000 है, पे उससे ज्यादा करना पड़ रहा है तो हम उससे ज्यादा कभी भी पे नहीं करते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन था? सर MU मतलब कंज्यूमर सरप्लस सर। नहीं, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी. कंज्यूमर सरप्लस तो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. वो तो है व्हाट ओके सर। कंज्यूम, वो एडिशनल जो अमाउंट आएगा आपका, डिफरेंस अमाउंट 1000 माइनस 800, उसको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे. दैट इज कंज्यूमर सरप्लस. तो अभी जो 1000 रुपीज है जो हम पे कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. देन सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मनी की जो यूटिलिटी है
वो टाइम के साथ साथ में क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया है, कांस्टेंट। अब ये टाइम के साथ चेंज कैसे होती है समझते हैं थोड़ा। जैसे आपको महीने की मान लेते हैं पॉकेट मनी मिलती है ₹2000, 2000 रुपए हैं, और पेरेंट्स आपको 1 तारीख को दे देते हैं, और क्या बोलते हैं आपको जो करना है करो, 2000 रुपए हैं आपके पास, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको पूरे मंथ में, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही पहले दिन पैसा आता है तो हम बड़ा एक्साइटेड होते हैं, सोचते हैं यार कोई अच्छी मूवी लगी है, मूवी देख आते हैं। तो मूवी देखने चले गए, 200 रुपए का टिकट आपने परचेज कर लिया, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी कंज्यूम कर लिया, 300 रुपए का, 500 रुपए आपके चले गए। तो स्टार्टिंग में क्या हम क्या करते हैं, बड़ा फटाफट खर्च करते हैं, बिकॉज एक्साइटमेंट होता है, हाथ में पैसा होता है, और यंगस्टर्स की टिकता नहीं है पैसा, चला गया 500 रुपए, 1500 रुपये बचा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हम नहीं चाहते हुए पैसा खर्च करना पड़ता है, कि कई बार हम किसी फ्रेंड्स के साथ में गेट टुगेदर हो गया, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, 200 400 रुपये फिर लग गए। तो ऐसा करते करते जब आपके स्टार्टिंग के 15 डेज में मान लो 1500 रुपये खर्च हो गए, स्पेंड हो गए, अब बचे हैं सिर्फ 500 रुपीज, एंड स्टिल मार्च है, 16 डेज आर लेफ्ट। अब 16 डेज आपको चलाने हैं 500 रुपीज में। अब अगर कोई भी आपको फ्रेंड बोलता है यार आज मिलते हैं, पार्टी करते हैं, आपका आंसर क्या होगा, नहीं, अभी नहीं, अगले महीने देखेंगे, अभी बजट नहीं है। कोई आपको बोलेगा मूवी के लिए, बहुत अच्छी मूवी लगी है, तो भी बजट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पैसा सिर्फ और सिर्फ वही खर्च करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इमरजेंसी है, उसके अलावा हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। इसका मतलब इस जगह पे क्या है, यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब हम सिर्फ उसी जगह पे पैसा खर्च करेंगे जहां यूटिलिटी हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा है। और इनिशियली क्या होता है, हम यूटिलिटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं ठीक ठाक मूवी है तो भी देख लेते हैं। तो शुरुआत में यूटिलिटी क्या मिल रही है, कम मिल रही है, बाद में यूटिलिटी आपको ज्यादा मिल रही है, मतलब प्रैक्टिकली यूटिलिटी तो वेरी कर रही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों अज्यूम कर रहे हैं, ताकि ये जो लॉ बनाया है, ये जो थ्योरी बनाई है एल्फ्रेड मार्शल ने, वो सही हो सके। तो उस थ्योरी के होने के लिए ये अजम्पशन ली गई। ओके, so it is assumed that marginal utility of money remains constant throughout when an individual is spending money on the commodity। तो ये ऐसा हमने assume कर लिया है, although it is not practically possible, ऐसा practically नहीं होता है। एंड MU जो हमारा खर्चा है, उसके साथ साथ में यूटिलिटी भी हमारी बढ़ने लग जाती है, ये हमने एग्जाम्पल में भी समझ लिया है। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड अजम्पशन क्या कहती है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। अब इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब है एक कमोडिटी का इफेक्ट दूसरे पे नहीं आना चाहिए। ओके, एक कमोडिटी का इफेक्ट दूसरे पे नहीं आना चाहिए। सो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड डज नॉट इफेक्ट वन अनदर। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे आप गए फिर से शादी के अंदर, और आपने वहां पे क्या उठा ली, प्लेट। प्लेट में हम सबसे पहले क्या रखते हैं, मिठाई। आपने स्वीट्स रख ली, फर्स्ट वैरायटी, गुलाब जामुन रख लिया, फिर आपने हलवा रख लिया, फिर आपने थर्ड मिठाई एक और रख ली। तो पहले आपने सारी स्वीट्स अपनी प्लेट भर ली, फिर उसके बाद में हम जाते हैं आगे, आपने चपाती भी रख लिया, फिर आपने क्या रखा है, राइस, ब्लू राइस है वो अलग बात है। तो फिर आपने राइस रख लिया, देन फिर आपकी आ गई वेजिटेबल, सब्जीज, पापड़ एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, कि जैसे आपने सबसे पहले स्वीट को कंज्यूम किया है, तो उससे आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी। देन सेकंड, आपने जब स्वीट कंज्यूम की है, तो आपको यह अज्यूम करना है कि आपने पहले कुछ खाया ही नहीं है, और आपको यूटिलिटी स्टार्टिंग से काउंट करनी है, मतलब जो आप पहले कंज्यूम कर चुके हो उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं आना चाहिए। फिर स्वीट्स के बाद जब आप चपाती कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको यह मानना है आपने अभी तक कुछ खाया ही नहीं, और इस तरह से चपाती को कंज्यूम करना है कि उसकी यूटिलिटी अफेक्ट नहीं हो। तो ऐसा अजम्पशन लिया है एल्फ्रेड मार्शल ने, ताकि ये लॉ एप्लीकेबल हो सके, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल।
ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। So the total utility derived from all the units of commodities can be calculated by simply adding the separate utilities of all the commodity. तो ओवरऑल हम टोटल यूटिलिटी तो कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअली सबका निकाल दो और बाद में उन सबको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास टोटल यूटिलिटी। बट एक की यूटिलिटी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है। देन फोर्थ वन, रेशनैलिटी। रेशनल का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट। कौन होता है रेशनल, कौन होता है इंटेलिजेंट, हम लोग ह्यूमन। एक ह्यूमन क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, ऐसा अज्यूम कर लिया है। भले कोई गधा भी है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, वो इंटेलिजेंट है। तो एवरी कंज्यूमर इज रेशनल बाय नेचर, मतलब वो इंटेलिजेंट क्यों है, क्योंकि उसको पता है कहाँ से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा और किससे नहीं मिलेगा। जैसे अगर 4 सब्जी आपके पास में ऑप्शन में है तो आप कौन सी कंज्यूम करोगे, तो हमें पता है कि ये सब्जी हमें बिल्कुल नहीं भाती है तो हम इसको कंज्यूम नहीं करेंगे। तो उस इंडिविजुअल को पता है कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा। अगर मुझे पनीर बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा रखूंगा, अगर मुझे मलाई कोफ्ता कम पसंद है तो मैं उसकी क्वांटिटी कम रखूंगा। तो आई नो दैट हाउ आई विल गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने क्या अज्यूम कर लिया है कि ह्यूमन बीइंग्स आर रेशनल, मतलब कंज्यूमर आर रेशनल इन नेचर। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 मेन असम्पशंस हो गई है। तो कौन 4 असम्पशन बता सकता है बिना देखे, 4 असम्पशन कौन कौन सी थी, एनीवन? फटाफट से बताओ, 5 मिनट बचे हैं। सर एक का यूटिलिटी दूसरे पे इफेक्ट नहीं होगा। ओके, इंडिपेंडेंट। सेकंड? सेकंड इज Sir, may I? यस आर The राइट। cardinal measurement. सबसे पहले Cardinal measurement फर्स्ट, of ओके, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ independent utility, इंडिपेंडेंट, rationality, रेशनैलिटी, ओके, एंड वन मोर। money is a measuring rod of utility. Constant marginal Constant utility value of of money. money. यस, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना। तो देखो चारों पॉइंट हमने समझ लिए, आपको इंटरनली सब पता है, लेकिन जैसे ही मैंने एकदम से पूछा ना तो एक बार तो हमें सोचना पड़ जाता है 4 पॉइंट कौन से थे, जबकि हमने समझ सब कुछ लिया है लेकिन एकदम से याद नहीं आते हैं। तो ये याद कब रहेंगे, जब हम इसको थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपको प्रॉपरली याद रहते हैं। ठीक है, चलो इन 4 पॉइंट में कोई डाउट, या अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो, ओके। तो इसके बेसिस पे देर आर 2 लॉज, जिनका नाम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LDMU। एंड सेकंड का नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, LEMU। तो ये 2 लॉज है। तो पहले हम पढ़ते हैं लॉ नंबर फर्स्ट, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एग्जैक्टली वही है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल, और सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम इसको फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। So law of diminishing marginal utility is based on the important fact that the total wants of a person are virtually unlimited. Each single want is satiable, that is, each want is capable of being satisfied. अब ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की अगर हम वॉन्ट्स को काउंट करते हैं, दे आर अनलिमिटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या इच्छा है, क्या बोलोगे, अच्छा मुझे जून में सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, फिर मुझे बीकॉम के एग्जाम भी देने हैं, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कोई पार्ट टाइम कुछ काम भी कर लूँ, थोड़ा बहुत साइड इनकम भी आ जाए। आजकल हर किसी को रहता है मेरे पॉकेट में ज्यादा पैसा हो। फिर लगता है अच्छी खासी गाड़ी भी होनी चाहिए, एक अच्छी बाइक या अच्छी कार भी हो। देन इस तरह से बहुत सारी हमारी इच्छाएं रहती है, लेकिन एक साथ में क्या सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल है, तो आंसर इज नो। एक साथ में हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट हम स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली जब हम एक पे फोकस करते हैं
तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए क्या लिखा है, ईच सिंगल बॉन्ड इज सेटाइबल, एक एक बॉन्ड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। Now, each bond is satiable, and as consumer consume more and more units of a commodity, the intensity of his bond for the goods goes on decreasing, and a point is reached where consumer no longer wants it. तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, इंटेंसिटी हमारी रिड्यूस होती है और उससे यूटिलिटी कम होती है। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था गुलाब जामुन का, कि फर्स्ट यूनिट पे 10 की यूटिलिटी है, सेकंड में इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई तो 8, 6, 4, 2, एक पॉइंट आता है जब यूटिलिटी 0 हो गई एंड एट लास्ट इट बिकम्स नेगेटिव। तो ये वही सेम एग्जाम्पल है। तो मार्शल ने इसको डिफाइन कैसे किया है, ये बोल्ड लेटर्स में है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में। द एडिशनल बेनिफिट मतलब MU which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in stock that he already has। दो जगह बोला है, एक जगह डिमिनिश, दूसरी जगह इंक्रीज। तो डिमिनिश तो क्या हो रही है, यूटिलिटी। इंक्रीज क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। So this is the definition which was given by Alfred मार्शल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो आपका टाइम यहाँ पे फिनिश होने वाला है।